गाइज, आपका अपना चैनल सेंटर एमएस स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर 1 और 2 प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन दोनों के वीवीआई ऑब्जेक्टिव के बारे में देखेंगे, ठीक ना। जो आपके एग्ज़ाम के व्यूज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, जो आपके आने वाले एग्जाम 2022 में बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक ना। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दिया है आपका सवाल, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी है टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी है किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। देखिए अच्छा सा लोग ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। कहता है प्रकाश की किरण गमन करती है, तो इसका सही जवाब होगा सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है हमेशा, ठीक है ना। उसके बाद अगला सवाल देखिए, आपका सवाल है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, ठीक ना। आपका सवाल है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए है निर्वात में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है वायु में, ऑप्शन डी है कांच में, ठीक ना। कहता है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है यानी कि कम होता है किसी में। देखिए इसमें ध्यान से देखिए, ऑप्शन है आपका निर्वात में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है वायु में, ऑप्शन डी है कांच में, ठीक ना। तो इसका सही जवाब होगा कांच में। प्रकाश का जो वेग होगा न्यूनतम यानी कि कम होता है किस में, तो कांच में कम होता है। आप पढ़े थे कि प्रकाश कांच के लिए जल के लिए कांच जो है संगम माध्यम, आपको मालूम होगा, पढ़े थे, ठीक ना। हम बताए थे आपको, पढ़े होंगे 10th का अध्याय में, दूसरा में पढ़े होंगे। देखिए मान के चलिए अगर ये जल है ऊपर में, यहाँ कांच है, तो जल के लिए ये हो जाएगा संगम माध्यम, ठीक ना। यानी कि तो इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। ऑप्शन के अनुसार हम लोग को मारना होगा, जैसा ऑप्शन वैसा हम लोग को टिक देना होगा। यहाँ पे कांच में होगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, कहता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो दर्पण रहता है वो किस प्रकार का, देखिए कहता है समतल दर्पण, ऑप्शन ए में बोल दिया है, ऑप्शन बी कहता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी अवतल दर्पण, ऑप्शन डी उत्तल लेंस, ठीक ना। देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है क्या, उत्तल दर्पण। क्या रहता है, तो उत्तल दर्पण रहता है, ठीक ना। उत्तल दर्पण, मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, आपका सवाल है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं, यानी कि मोटर कार के हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, और ऑप्शन डी है उत्तल लेंस, ठीक ना। तो हेडलाइट के रूप में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक ना। मोटर कार के हेडलाइट के रूप में बल्ब जो होता है वहाँ देखते हैं हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। आप लोग 10th फर्स्ट अध्याय में पढ़े होंगे प्रकाश चैप्टर में कि मोटर कार के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप ये भी पढ़े होंगे कि इसका उपयोग क्यों किया जाता है, ये भी पढ़े होंगे, ये भी यही क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हुआ अवतल दर्पण, यानी कि मोटर कार के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, आपका सवाल है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे कैसा होता है। ऑप्शन देखिए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। यानी कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है, ठीक ना। समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल देखिए, आपका सवाल है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। देखिए ऑप्शन ए है डायोप्टर, ऑप्शन बी है ल्यूमेन, ऑप्शन सी है लक्स, ऑप्शन डी है एंगस्ट्रॉम, ठीक ना। लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। क्या होता है, तो इसका सही जवाब होगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। अगला सवाल देखिए, आपका सवाल है
प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए देखिए किरण आरेख, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी किरण पुंज, ऑप्शन डी इनमें सभी। कहता है प्रकाश की किरणें को जो पथ दर्शाने वाला चित्र होता है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? तो किरण आरेख। प्रकाश की किरणें की पथ को दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहते हैं। किरण आरेख। प्रकाश की किरणें को पथ को दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, आपका सवाल है, कहता है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होगा, ठीक ना। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर क्या होगा? ऑप्शन ए देखिए दिया है 20 सेमी, ऑप्शन बी दिया है 30 सेमी, ऑप्शन सी दिया है 40 सेमी, ऑप्शन डी दिया 50 सेमी, ठीक ना। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है, सो पूछ रहा है, ठीक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 50 cm। क्या होगा? 50 cm। 2D क्षमता वाले फोकस लेंस का फोकस अंतर होगा 50 cm, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, कहता है किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन ए है +5D, ऑप्शन बी है -5D, ऑप्शन सी है -2D, ऑप्शन डी है +2D। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, देखिए +2D होगा। क्या होगा? +2D, क्योंकि उत्तल लेंस है, ठीक ना, इसलिए +2D हुआ। अवतल लेंस होता तो -2D होता। अगला सवाल देखिए, आपका सवाल है प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी किरण पुंज, ऑप्शन सी प्रदीप्त, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। यानी आपका सवाल है कि प्रकाश के किरणें के समूह को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा किरण पुंज। प्रकाश के किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अगला सवाल, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी धनात्मक, क्योंकि उत्तल लेंस का जो क्षमता होती है हमेशा धनात्मक होती है, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, कहता है अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की, ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। अगला सवाल देखिए, कहता है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी द्विउत्तल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कहता है उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं ऑप्शन ए अभिसारी लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी अपसारी लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। कौन लेंस? अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कहता है कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए यानी कि उपयोग में नहीं लाया जा सकता है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है कांच, ऑप्शन सी है प्लास्टिक, ऑप्शन डी है मिट्टी। यानी कि मिट्टी को लेंस बनाने में क्या किया जाता है? प्रयुक्त नहीं किया जाता है। मिट्टी को लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, आपका सवाल है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सवाल है कि किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब होता है? तो वह होगा उत्तल, ऑप्शन बी, यानी कि उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है।
अगला सवाल देखिए, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, कहता है। तो ऑप्शन ए है समतल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है उत्तल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कहता है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन होगा बी, यानी कि अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। सवाल अगला देखिए, कहता है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो जाती है, यानी कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाएगी तो वो किधर जाएगी। ऑप्शन ए देखिए अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी अभिलंब के समांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच माध्यम में प्रवेश करेगी, अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, तो वह अभिलंब के निकट जाएगी, यानी कि अभिलंब की ओर जाएगी। ठीक ना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अभिलंब के निकट। जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब के निकट जाएगी। ठीक ना। देखिए आपका सवाल है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदीर्घक होता है। ठीक ना, किसका होता है, देखिए उसमें लेंस होता है तो होता है कैसा होता है, किसका होता है। ठीक ना, देखते हैं। तो ऑप्शन ए दिया उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। ठीक ना, तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस। ऑप्शन ए उत्तल लेंस होगा। ठीक ना। अगला सवाल देखिए, सवाल है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है प्रिज्म। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए, आपका सवाल है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। कहता है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी कि आर पूछ रहा है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं क्या, आर बराबर 2f होता है। तो इससे तो एफ हमको पता है 10 cm, तो 2 गुना एफ हो जाएगा आपका 10, तो हो जाएगा 20 cm। ठीक ना, देखिए तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, यानी कि 20 cm। ठीक ना। अगला सवाल देखिए, सवाल है निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आपतन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण, ऑप्शन सी निर्गत कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कहता है निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब होगा निर्गत कोण। क्या कहते हैं, निर्गत कोण। ठीक ना, निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। अगला सवाल, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी अवतल लेंस का, ऑप्शन डी उत्तल लेंस का। यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में दर्पण का उपयोग होगा नहीं होगा तो लेंस का, तो उत्तल लेंस का होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी वाइफोकल, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक ना, दर्पण की बात बोले तो उत्तल दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन लेंस की बात बोले तो अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उसका उल्टा होता है यहाँ पे। ठीक ना, देखिए आपका सवाल है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। कहता है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है
क्या, तो ऑप्शन ए होगा सही, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आई बराबर आर, ठीक ना। अगला सवाल, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी उल्टा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ठीक ना। अगला सवाल, आपका सवाल है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, ऑप्शन ए सही होगा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। अगला सवाल, आपका सवाल है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कहता है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो इसका सही जवाब होगा अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है, ठीक ना। कैसा होता है, तो अवतल होता है। अगला सवाल देखिए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने में। ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, आपका सवाल है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। ऑप्शन ए +10 cm, ऑप्शन बी -10 cm, ऑप्शन सी 100 cm, ऑप्शन डी -100 cm। उत्तल लेंस है तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन कितना होगा, तो इसका होगा 100 cm। और उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उसकी लेंस की फोकस दूरी होगा 100 cm प्लस में 100 cm होगा, ठीक ना। ऑप्शन सी सही। अगला सवाल देखिए, सवाल है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm है, दर्पण तथा लेंस की संभवतः है। ऑप्शन ए दोनों अवतल, ऑप्शन बी दोनों उत्तल, ऑप्शन सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, ऑप्शन डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। इसका सही जवाब होगा दोनों अवतल, दोनों अवतल होगा, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, सवाल है, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम होता है, ठीक ना। ऑप्शन बी सही होगा, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है। अगला सवाल देखिए, कहता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन ए sin i बटे sin r, sin r बटे sin i, sin x, नहीं sin i क्रॉस sin r, sin i प्लस sin r। इसका सही जवाब होगा sin i बटे sin r, अंक ऑप्शन ए सही होगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटे sin r, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, एक उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई, ऑप्शन बी बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटाई, ऑप्शन सी किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कहता है एक उत्तल लेंस होता है, ठीक ना, सभी जगहों पर समान। देखिए इस पर क्या होगा, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक ना। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। एक उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। अगला सवाल, कहता है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। देखिए ऑप्शन ए u/v, ऑप्शन बी u/v, ऑप्शन सी u+v, ऑप्शन डी v/u। तो अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता होता है v/u, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। ऑप्शन ए r = 2f, ऑप्शन बी f = r, ऑप्शन सी f = 2/r, ऑप्शन डी r =
F/2। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए R=2F। ठीक ना, गोलीय दर्पण एवं फोकस अंतर में संबंध होता है R=2F। ठीक, अगला सवाल देखिए, कहता है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी समतल दर्पण का, ऑप्शन डी उत्तल तथा अवतल दर्पण का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण का। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। अगला सवाल देखिए, आपका सवाल है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। देखिए, ऑप्शन ए बराबर और सीधा, ऑप्शन बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक और सीधा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कहता है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा हो। उत्तल लेंस है तो वास्तविक और उल्टा होगा। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक ना, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक, अगला सवाल, कहता है उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। ठीक ना, यानी कि उत्तल लेंस में जब किसी वस्तु के F और 2F के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक बनता है। ठीक ना, उत्तल लेंस में जब किसी वस्तु को F और 2F के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब बड़ा और वास्तविक बनता है। ठीक ना, अगला सवाल देखिए, कहता है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ऑप्शन ए गोलीय दर्पण, ऑप्शन बी त्रिज्या, ऑप्शन सी गोलीय लेंस, ऑप्शन डी समतल दर्पण। इसका सही जवाब होगा गोलीय लेंस। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी समतल, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो ऑप्शन सी होगा सही, उत्तल दर्पण। कहता है जो गोलीय दर्पण बाहर की तरफ वक्रित होता है वह उत्तल दर्पण होता है। ठीक ना, वह उत्तल दर्पण होता है। अगला सवाल, आपका सवाल है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को तो देखिए क्या कहा जाता है, तो दर्पण का कहा जाता है। दर्पण केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण का क्या कहा जाता है, तो ध्रुव कहा जाता है। ठीक ना, ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक ना, अगला सवाल देखिए, सवाल है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। उत्पन्न आवर्धन का क्या होता है, ऐसा मात्रक होता है, मात्रक विहीन होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक नहीं होता है कि वह मात्रक विहीन होता है, उसका मात्रक नहीं होता है। ठीक ना, अगला सवाल, आपका सवाल है लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी प्रकाशीय केंद्र, ऑप्शन सी द्वारक केंद्र, ऑप्शन डी अक्ष केंद्र। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा प्रकाशीय केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है ना, अगला सवाल, सवाल है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को बढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। ठीक ना, बढ़ते समय नहीं, पढ़ते मिस्टेक पढ़ते समय। कहता है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस लेंस का लेना पसंद करेंगे। ठीक ना, तो 50 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन बी है 50 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है 5 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन डी है 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी कि 5 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का हम उपयोग करेंगे किस छोटे अक्षरों के ऊपर पढ़ने के लिए। ठीक ना, अगला सवाल देखिए, सवाल है इनमें से कौन दर्पण सूत्र दर्पण प्लस वाला देखिए। ऑप्शन ए है 1/b + 1/u बराबर 1/f। यही से होगा क्योंकि हमको पता है कि दर्पण में प्लस होता है फॉर्मूला और 1/f बराबर होता है 1/b + 1/u, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। ठीक ना, अगला सवाल देखिए, सवाल है गोलीय दर्पण का वक्रता
केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या किस अक्ष से? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी एफ। गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या को सी से निरूपित किया जाता है, ठीक है, डिनोटेड किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी ए सही होगा, सी से। अगला सवाल देखिए, कहता है निर्वात में प्रकाश की छाल लिखा गया, चाल होता है यहाँ पे, ठीक ना। निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा गया है। ऑप्शन ए है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी है 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी है 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। इसका सही जवाब होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक ना। अगला सवाल देखिए, सवाल है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए अवतल दर्पण, ऑप्शन बी समतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी सभी। इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण, क्योंकि डॉक्टर लोग मरीजों को इलाज तलाश करने के लिए हमेशा अवतल दर्पण उपयोग करते हैं, आपको पता होगा, ठीक ना। तो ये था आपके क्लास 10 फिजिक्स अध्याय फर्स्ट एंड सेकेंड का वीवीआई क्वेश्चन था, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम कोई भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप अपने भाई को सपोर्ट करेंगे तो मैं इसी तरह के आगे मैं अच्छा सा वीडियो लाऊंगा आपको लिए, और अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, और इसके बाद मैं केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव लाऊंगा, ठीक ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।